Hello everyone, welcome to the session and here is the beginning of June 2026 attempt. चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी के साथ साथ मेरा नाम अदिति है और मैं हूं आपकी इंग्लिश एडुकेटर। इसी के साथ साथ पेपर 1 में मैं आपके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेने वाली हूं फॉर योर जून 2026 अटेम्प्ट। बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे। अगर आप एक बिगिनर हैं, अभी अपने मास्टर्स में हैं एंड ABC भी आपको इस पेपर के बारे में नहीं पता है, इसकी एलिजिबिलिटी से लेकर सेफ स्कोर से लेकर एक टारगेट स्कोर क्या रहता है, किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना है, बेसिक यूनिट्स क्या रहने वाली हैं, उस सब को आज डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिल्कुल बने रहिए सेशन के अंदर एंड इसी के साथ साथ इस चैनल को भी आप बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हैं। काफ़ी सारे फ्री सेशंस मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आती हूँ फॉर ऑफ कोर्स बोथ द पेपर्स। इंग्लिश को यहाँ टारगेट किया जाता है और आज के सेशन में मैं पेपर 2 इंग्लिश लिटरेचर को ही टारगेट करने वाली हूँ कि अगर आप अभी अपने मास्टर्स में हैं, चाहे आप अभी अपने फर्स्ट ईयर में हो या आप अपने फाइनल ईयर में हो एंड आप फिगर आउट कर रहे हैं व्हाट नेक्स्ट। सो ये जो व्हाट नेक्स्ट है या ये जो एक डिसीजन है कि मैं UGC नेट में यहाँ क्यों बैठूँ, क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। एक फ़ायदा यहाँ पे सबको पता होता है, वो है हमारी टीचिंग पोजीशंस। ऑफ कोर्स है ना, सब बोलते हैं कि UGC नेट करेंगे और उसके बाद जो है बढ़िया अपना 9-5 वाला स्कूल आवर्स का, कॉलेज आवर्स का जो अपना जॉब है वो हम फुलफ़िल करने वाले हैं। तो यहाँ जब आप UGC नेट देते हैं तो ये आपको बेटा एलिजिबल बना देता है लेक्चरर पोजीशंस के लिए कि आप कॉलेजेस में जाके स्टडी कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशंस आप यहाँ से ले सकते हैं। बट सिर्फ इतना ही अब लिमिटेड नहीं है। आज जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं यहाँ पर एडटेक की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलती हैं। अगर आपने इंग्लिश से अपना मास्टर्स किया है, इंग्लिश लिटरेचर से अपना अंडरग्रेड पोस्ट ग्रेड किया है और आप टीचिंग पोजीशंस हंट कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो आपको कंसिडर करते हैं, स्पेशली इफ़ यू हैव क्लियर्ड योर UGC नेट। तो एक तरीके की जॉब सिक्योरिटी आपको यहाँ पर मिल जाती है। इस एग्ज़ाम के लिए आप एक अपना एलिजिबिलिटी स्टेटस भी फुलफ़िल कर लेते हैं अपने असिस्टेंट प्रोफेसर पोजीशंस के लिए, या आपकी स्टेट में जब आपकी वैकेंसीज रिलीज़ करी जाएंगी या कोई रिक्रूटमेंट आएगी तो ये पेपर आपको यहाँ पर एलिजिबल बना देता है। नेशनल लेवल पर एलिजिबिलिटी इसकी देखने को मिलती है और इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो है आपकी यहाँ पर लाइफ टाइम असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन। एक बार आपने नेट क्लियर कर लिया तो बार बार आपको ये पेपर क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है फॉर द पोजीशन ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। दूसरा, ये पेपर आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है अपना PhD करने के लिए, या फिर सिर्फ प्रॉपर PhD नहीं, अगर आप रिसर्च प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, असिस्टेंट का रोल यहाँ करना चाहते हैं एज अ रिसर्च असिस्टेंट। ऑफ कोर्स छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो होते हैं 6 मंथ्स के, वो भी अगर आप उसमें भी अगर आप करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो ये पेपर आपको वो रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। और इसके साथ साथ अपनी मनचाही यूनिवर्सिटी में आप यहाँ पर PhD को भी टारगेट कर सकते हैं, जहाँ से आपको मिलती हैं फेलोशिप्स। अगर आपने यहाँ पर अपना JRF क्वालिफाई कर लिया तो गवर्नमेंट फेलोशिप्स यहाँ पे आपको मिलती हैं। फर्स्ट 3 इयर्स के लिए आपको यहाँ फेलोशिप्स मिलेंगी, फिर वो SRF में कन्वर्ट हो जाता है। बट इसके भी अलावा अगर आपका सिर्फ नेट होता है तो नेट रिलेटेड फेलोशिप्स भी आपको प्रोवाइड करी जाती है, जिसका अमाउंट ऑफ कोर्स कम होता है। उसके बाद नॉन नेट फेलोशिप्स भी आपके लिए प्रोवाइड करी जाती हैं। बट अगर आप इस पेपर को क्लियर करते हैं, PhD में आना चाहते हैं, नेट क्लियर कर रखा है, तो भी ऐसी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको फेलोशिप्स प्रोवाइड करते हैं विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ JRF। आजकल ऐसी बहुत सारी नॉन नेट फेलोशिप्स भी आपके लिए ओपन हो रखी हैं, तो उसमें आपको कोई सोचने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ये पेपर आपको अकेडमिया में रहने के लिए मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स देता है। ये था एक बिल्कुल स्टार्टर। अब बारी आती है कि ये एग्जामिनेशन होता कितनी बार है। तो ये 2 साइकिल्स में आपके लिए किया जाता है। लेट्स से कि अभी हम 2026 में एंटर कर चुके हैं और लेट्स से क्या सच में ही एंटर कर चुके हैं। सो यहाँ पर एक साइकिल आपकी होगी जून 2026 की और एक आपकी होगी दिसंबर 2026 की, है ना। अभी दिसंबर 2025 में पेपर हुआ ही है, तो नेक्स्ट साइकिल आ जाती है जून की। जून के बाद आप दिसंबर के लिए अटेम्प्ट करते हैं। अब हमारा मेन टारगेट यहाँ पे है जून साइकिल का। चाहे आप अपने मास्टर्स ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, बिल्कुल वेट मत करो दिसंबर तक का, या वेट मत करो मास्टर्स पूरी करने का। हमेशा अपने मास्टर्स के दौरान ही आप ये एक अटेम्प्ट ज़रूर देकर देखें एज अ ट्रायल अटेम्प्ट,
ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये पेपर कैसा है, इसका पैटर्न क्या है, वो एग्जामिनेशन हॉल का सेटअप, ये सारी चीज़ें आपको पता लग जाएं. एंड वंस यू हैव गिवन द ट्रायल अटेम्प्ट यू वुड रियलाइज एंड यू वुड नो दैट देयर इज़ अ लॉट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी एंड वेयर टू फोकस मोर, वेयर टू फोकस लेस. सो ये जो पेपर है ना, ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल यहाँ पर हो जाता है. सो आप इसको अपना एंट्री पॉइंट मान सकते हैं. एंड ट्रायल अटेम्प्ट अगर आप मेहनत से पढ़कर देते हैं तो ये ट्रायल अटेम्प्ट में ही बच्चे पेपर भी अपना क्लियर कर लेते हैं. सो इन ऑल आपके ये 2 एंट्री पॉइंट्स हैं पूरे साल में, ये 2 साइकिल्स आपकी होती हैं. उसके साथ साथ अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे थोड़ा सा एक डिस्कशन करते हैं. तो ऑफ कोर्स आप अगर यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, सो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने अपना जो मास्टर्स है वो कर रखा हो क्लियर विद एटलीस्ट 55% मार्क्स. तो 55% मार्क्स आपके यहाँ पर होने चाहिए. बट अगर आप आते हैं अपनी कैटेगरीज से ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर, तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाता है 5% का. तो अगर आपके मास्टर्स में 50% है तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम में बैठने के लिए. अब एक बहुत सवाल आता है स्टूडेंट्स का, और बहुत ही बारी बच्चे पूछते हैं कि मैम अभी ना हम अपने मास्टर्स के फाइनल ईयर में हैं, तो क्या मैं ये एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हूँ, या फिर मेरा जो रिज़ल्ट है वो भी अवेटेड है, अभी तक आया नहीं है. तो बिल्कुल बिल्कुल आप यहाँ बैठ सकते हैं, इस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हैं. एक रिक्वायरमेंट बस ये रहता है कि विद इन 2 years आपको अपना मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करना है. विद इन द 2 years ऑफ योर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे जिस दिन नेट रिज़ल्ट आपका डिक्लेयर हो गया उस डेट के विद इन 2 years आपको अपना मास्टर्स यहाँ क्लियर करना है. इनकी नोटिफिकेशन इनके बुलेटिन में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, सच कैंडिडेट्स हु आर परस्यूइंग दे मस्ट कंप्लीट देयर मास्टर्स डिग्री विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ नेट रिजल्ट्स विद रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ मार्क्स. अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 55, और इन कैटेगरीज से हैं जहाँ रिलैक्सेशन मिलता है तो फिर होगा आपका 50%. ये चीज़ है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है. उसके बाद अब एज लिमिट क्या है, एज लिमिट को लेके भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन रहता है. तो देखिए, सबसे पहले ये जो एज लिमिट आपकी रहेगी इस पर काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशन है, ये पूरा प्रोसेस अपन पढ़ते हैं. जेआरएफ के लिए आप देखेंगे यू शुड नॉट बी मोर देन 30 years, बट आपको जो है 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाता है अगर आप कैटेगरीज से हैं या आप यहाँ पर विमेन एप्लीकेंट है. उसके बाद आप देखेंगे रिलैक्सेशन उनको भी मिलता है जिन्होंने यहाँ पर रिसर्च एक्सपीरियंस गेन किया है, एंड यहाँ पर वो रिसर्च एक्सपीरियंस है आपका जो आपने रिसर्च पर स्पेंड किया है. तो मैक्सिमम यहाँ 5 साल का आपको यहाँ पर जो रिलैक्सेशन है मिलता है, बट हर किसी को नहीं. इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम एन अप्रोप्रिएट अथॉरिटी विच इज़ रिकग्नाइज्ड एज एन इंडियन यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें आपकी होनी चाहिए. उसके अलावा यहाँ पर अगर आप LLM डिग्री के कैंडिडेट हैं तो आपको 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ मिल जाएगा. इसी के साथ साथ अगर आपने आर्म्ड फोर्सेस में सर्व किया है तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगा. ये सारी चीज़ें हैं बेटा JRF के लिए. असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई एज लिमिट यहाँ पर नहीं है, किसी भी उम्र में आप यहाँ बैठ सकते हैं. और PhD ओनली के लिए भी कोई आपका एज लिमिट यहाँ पर नहीं है. अच्छा, रही बात PhD ओनली की, तो ये रिसेंटली यूजीसी नेट ने इंट्रोड्यूस किया है. सो बेसिकली आपकी जो फर्स्ट कैटेगरी है वो फर्स्ट कैटेगरी हो गई हमारी JRF, सेकेंड कैटेगरी हो गई आपकी नेट विच इज़ फॉर एन असिस्टेंट प्रोफेसर, थर्ड आपकी हो गई PhD ओनली जिसकी कट ऑफ इन सबसे कम जाती है. और इस PhD ओनली में आप देखेंगे कि आप एलिजिबल हो जाते हैं PhD इंटरव्यूज़ में बैठने के लिए. ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा होता है. तो हमारे पास यहाँ पर 2 पेपर होते हैं, आपका पेपर 1 और आपका पेपर 2. अब पेपर 2 जो है वो होगा जिस सब्जेक्ट में आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. लेट्स से कि मैंने अपना MA किया है इंग्लिश में, तो मुझे इंग्लिश से ही अपना नेट यहाँ देना होगा. तो ये होगा पेपर 2 जो मेरा सब्जेक्ट कंसर्न्ड पेपर है. और पेपर 1 जो है वो मेरा होगा जनरल पेपर. और ये ऐसा नहीं है कि अलग अलग दिन में पेपर होंगे, एक ही दिन में ये दोनों पेपर होते हैं. पेपर 1 के जो हैं वो आपके होंगे 50 क्वेश्चंस, पेपर 2 के आपके होंगे 100 क्वेश्चंस. टोटल जो है ये 150 क्वेश्चंस का पेपर होता है. 300 नंबर का ये पेपर होता है. नेगेटिव मार्किंग अभी तक नहीं है, सारे क्वेश्चंस आपको
यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। ये एक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। 3 घंटे का पेपर, 180 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, ये आपका टाइम ड्यूरेशन है। उसके बाद कोई भी क्वेश्चन अपन अनआंसर्ड नहीं छोड़ कर आते, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग का कोई स्कोप नहीं है। और इसी के साथ साथ earn full marks for correct answers without negative marking, ये एक आपका मार्किंग स्कीम का पैटर्न रहता है। उसके बाद है एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर। पेपर 1 हमने देख लिया, 50 MCQs, 50 क्वेश्चंस, 100 नंबर का पेपर। पेपर 2 में 100 MCQs, 200 नंबर का पेपर, टोटल हो गया अपना यहाँ पर 300 नंबर का पेपर। उसके साथ साथ पेपर 1 में क्या आता है, यूनिट्स क्या है, तो वेरी बेसिक यूनिट्स, स्टार्टिंग में टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये होता है कॉम्प्रीहेंशन। ये कॉम्प्रीहेंशन का एक पैसेज यहाँ भी देखने को मिलेगा और आपका पेपर 2 में भी देखने को मिलेगा। ये तो फ्री के नंबर मुझे लगते हैं अगर मैं डेली बेसिस में इसको प्रैक्टिस करूं। कम्युनिकेशन, थोड़ी रीजनिंग पूछी जाती है, जैसे P&L के क्वेश्चंस आ गए, परसेंटेज के क्वेश्चंस आ गए, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस आ गए, डी कोडिंग सीरीज पूछ ली, लेटर सीरीज पूछ ली, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आ गया, इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। लॉजिकल रीजनिंग आता है, इंडियन लॉजिक यहाँ से पूछा जाता है आपका। DI आपका आता है 5 जो है यहाँ पर क्वेश्चंस इसके बनते हैं। ICT से क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर, अब्रीविएशंस, ये सारी चीज़ें आएंगी। PDE से क्वेश्चन आते हैं, जैसे गैसेस से क्वेश्चन आ गया, आपका प्रोटोकॉल्स के बारे में पूछ लिया, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पूछ लिए, MDG गोल्स पूछ लिए, कोई भोपाल गैस ट्रेजेडीज़ के बारे में पूछ लिया। फिर आपका है सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट हायर एजुकेशन, जहाँ पर आपका NEP से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपके इंस्टीट्यूशंस के बारे में यहाँ पूछा जाएगा। ये है आपका पेपर 1। पेपर 2 अगर आपका इंग्लिश है तो ये सिलेबस आपको दिया है बॉडी ने, जहाँ इन्होंने बोल दिया ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, फिर है लैंग्वेज, इंग्लिश इन इंडिया और रिसर्च मेथड्स, और फिर आपका आता है कल्चरल स्टडीज़, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थियरी। अब अगर आप मास्टर्स में हैं तो मैं आपको बता दूं पेपर का सिलेबस सिर्फ इतना ही नहीं है, और पेपर का पैटर्न पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, जो कि थोड़ा सा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूछा जाता है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जैसे ड्राइडन को सब जानते होंगे, है ना। अब ड्राइडन ने कुछ पोएम्स भी दे दी, लेट्स से कुछ ड्रामा भी दे दिया, तो उन सब का जब मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर करूँगी तो ऐसा तो नहीं है कि ड्राइडन की पहले ड्रामा पढ़ूंगी, फिर पोइट्री पढ़ूंगी, फिर कुछ और पढ़ूंगी। इनको मुझे एक ही बार में इकट्ठा पढ़ना पड़ेगा अगर मुझे क्रोनोलॉजिकली पढ़ना है। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप ये फर्स्ट 4 यूनिट्स को इकट्ठा लेकर चलें, आप इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कवर करें। तो इसी तरीके से ब्रिटिश लिटरेचर का टाइमलाइन करो, इंडियन का करो, अमेरिकन का करो, अफ्रीकन पोस्ट कॉलोनियल का करो, ठीक है। तो मैंने जो सिलेबस अपना ब्रेक डाउन किया है वो कैसे किया है एक बार अच्छे से देख लो। ये स्टार्ट होता है अपना ब्रिटिश से, ठीक है, प्रॉपर टाइमलाइन के अकॉर्डिंग हम करते हैं, स्टार्टिंग विद एंग्लो सैक्सन, एंग्लो नॉर्मन, फिर हम आगे आगे बढ़ेंगे। सिमिलरली इंडियन भी हम टाइमलाइन से पढ़ते हैं, ठीक है। शुरू से जो हमारे टॉप इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, प्ले राइट्स हैं, उनको हम कवर करेंगे। अच्छा, आजकल जो पेपर में दलित लिटरेचर भी पूछा जा रहा है तो ये भी मैंने अलग से इंक्लूड कर लिया, जैसे आपके अम्बेडकर साहब हो गए, लिम्बाले हो गए, आपके यहाँ उर्मिला पंवर हो गए, आपके बामा हो गए, गोगू श्यामला हो गए, काफ़ी लोग यहाँ पर आपके आ जाते हैं। अमेरिकन लिटरेचर से क्वेश्चन आते हैं, अगेन इनके टाइमलाइन से हम करते हैं। आपका थरो हो गए, वार्डन हो गए, एडगर एलन पो हो गए, आपका आर्थर मिलर से क्वेश्चन आता है, हॉथॉर्न से क्वेश्चन आता है। आपके मैगजीन एंड पीरियोडिकल्स के बारे में पूछा जाता है कि बताइए द जॉम मैगजीन किसकी है, इडलर मैगजीन किसकी है, रैम्बलर किसकी है, यहाँ पर हाउस होल्ड वर्ड्स मैगजीन यहाँ पर किसकी हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं। अवार्ड विनर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए यहाँ पर नोबेल किसको मिला है, बुकर प्राइज़ मार्गरेट एटवुड को मिला है कि नहीं मिला है, साहित्य अकेडमी अवार्ड किसको मिला है, इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। लिटरेरी मूवमेंट्स से क्वेश्चन आता है, जैसे कि इमेजिज्म के बारे में पूछ लिया जाएगा, डडेइज्म के बारे में पूछ लिया जाएगा, या फिर आपके कुछ थिएटर्स पूछ लिए जाएंगे, एब्सर्डिज्म हो गया, सरियलिज्म आपका यहाँ पर हो गया। आपके लिटरेरी टर्म्स यहाँ पूछी जाती हैं, जैसे कि हेजियोग्राफी क्या होता है, कैनिंग यहाँ पर क्या होगा। आपकी कुछ डिवाइसेस आ जाएंगी, एपिथेट, एपिटाफ, एपिग्राम। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके यहाँ बनते हैं। तो आपको जो है लिटरेरी टर्म्स भी यहाँ कवर करनी पड़ेंगी। फेमस पोएट्स एंड पोएम्स भी पूछी जाती हैं, एमिली डिकिंसन हो गए, और भी हमारे पास बहुत फेमस पोएट्स हैं हमारे रोमांटिक एज में, हमारे 18th सेंचुरी में। रोमांटिक एज की बात करूँ तो
वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, बायरन, शेली, कीट्स, इनके वर्क्स हमें कवर करने हैं। फिर पोस्ट कॉलोनियल और थर्ड वर्ल्ड आ जाता है, जो थोड़ा डाइसी रहता है थर्ड वर्ल्ड, क्योंकि आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, बट प्रीवियस क्वेश्चन पैटर्न के थ्रू हम वो राइटर्स कवर ज़रूर कर सकते हैं। पोस्ट कॉलोनियल अफ्रीकन में आपके कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे शिनुआ आशबे, फ्रांस फेनन, नुगुगी वो थियोंगो, आनिया लुम्बा, जिन्होंने पोस्ट कॉलोनियलिज्म पर बात किया है। तो मैंने सिलेबस ब्रेकडाउन कुछ इस तरीके से किया है, यही ख़त्म नहीं होता है। मेन यूनिट्स हैं यूनिट 7, 8 एंड 9। एंड अगर आप एक बिगिनर हैं और वीडियो देख रहे हैं तो ब्रिटिश लिटरेचर के बाद जो आपकी सेकंड इंपॉर्टेंट टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो है यूनिट 7, 8 और 9। देखो यहाँ पे अगर आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कर ले लेते हैं ना, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं जो आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। उसके बाद है ये यूनिट्स, एस्थेटिक्स हैं। इसमें इस बार जो आपका दिसंबर 2025 में जो पेपर रहा, लिंग्विस्टिक्स एक ऐसा यूनिट रहा आपका जो बड़ा डोमिनेटिंग रहा। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आपके बने, कुछ नए क्वेश्चंस भी बने। तो एज अ बिगिनर मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि इस यूनिट को भी अब थोड़ा सा अच्छे से करना पड़ेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी को आप जो है साइडलाइन कर देंगे, क्योंकि भाई यहाँ से पिछली शिफ्ट में बहुत क्वेश्चंस आए, ये गलती कभी नहीं करनी। ज़रूरी नहीं है जो ट्रेंड दिसंबर वाले पेपर में देखने को मिला वही ट्रेंड आपको जून में भी देखने को मिले। बच्चे ये गलती कर जाते हैं, हमें ये गलती नहीं करनी है। कभी भी एग्जामिनर सेटर जब पेपर बनाएंगे तो हो सकता है कभी लिंग्विस्टिक्स पे ज़्यादा ध्यान डाल दे तो कभी अमेरिकन पर ज़्यादा ध्यान दे दे, तो आप वो चीज़ कभी अज्यूम नहीं कर सकते। उसके अलावा रिसर्च मेथोडोलॉजी यहाँ इंपॉर्टेंट हो गई, क्योंकि जब ये पेपर पीएचडीज़ के लिए गेटवे बन गया है तो यहाँ से तो क्वेश्चंस आने मुमकिन है, बन सकते हैं। फिर ये कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जहाँ से इन पुराने शिफ्ट्स में पेपर्स क्वेश्चंस निकल के बने हैं। क्वियर स्टडीज़, ग्राफिक नॉवेल्स, चिल्ड्रन लिटरेचर, इंपॉर्टेंट राइम्स, इंपॉर्टेंट डेज, यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बने हैं। ये सारी चीज़ें हैं जिनको मैं अपने सेशन में कवर करती हूँ, अपने प्रीमियम में कवर करती हूँ। ये वो सारे मॉड्यूल्स हैं। तो आप भी अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप भी अगर पेपर को अब प्लान कर रहे हैं कि हमें देना है, इसमें अटेम्प्ट देना है, तो आपको भी अपने ऐसे ही मॉड्यूल्स यहाँ बनाने पड़ेंगे। ठीक है, हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। एक चीज़ जो मुझे अब आपके साथ डिस्कस करनी है वो है आपका सेफ स्कोर। हमने एलिजिबिलिटी देख ली, एज लिमिट देख ली, एग्जामिनेशन पैटर्न देख लिया, सिलेबस देख लिया। अब जो है एक बच्चा जब इस पेपर को अटेम्प्ट कर रहा है तो उसका सेफ स्कोर यहाँ पर क्या रहना चाहिए वो हमें यहाँ डिस्कस करना है। इस टाइम पर जो कट ऑफ्स आपकी चल रही हैं मैं आपको बताती हूँ। अभी जो है दिसंबर का पेपर हुआ है, ठीक है, इसको हम साइड में रखते हैं, रिजल्ट्स आउट होने देते हैं। जून 2025 में काफ़ी कुछ चेंजेस आपको देखने को मिले थे एंड यहाँ पर उस वजह से जो आपकी कट ऑफ है ना वो ड्रॉप हो गई थी। ये कट ऑफ आपकी बनी थी 188 जेआरएफ के लिए, बट इनसे जो पहले पेपर हो रहे थे, तो मैं चली जाती हूँ 2024 की तरफ। यहाँ पर जो आपका सेफ स्कोर या कट ऑफ जा रही थी वो थी 200 प्लस, 214 भी गई है, 200 प्लस। जब परसेंटाइल आता था तो 206 तक भी आपकी कट ऑफ जा रही थी। अब ये 200 प्लस आपका मेन टारगेट होना चाहिए इन आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए। ये मेन टारगेट अब जो है आपका यहाँ कब बन पाएगा, है ना, ये 200 प्लस तक आप कैसे पहुँच पाएंगे, मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच यहाँ देने वाली हूँ। बस एक बार अच्छे से सुनना। वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ द सेशन। ये जो पेपर है ये हमारा 2 कॉम्पोनेंट्स में डिवाइडेड है। ये 2 कॉम्पोनेंट्स मेरे हैं, पेपर 1 और मेरा पेपर 2। अब जो अपना पेपर 1 है, अगर आप उसमें स्कोर करते हैं या आप यहाँ 50 क्वेश्चंस है ना, अब जो है बच्चे यहाँ 38 प्लस क्वेश्चंस सही करने लग गए हैं। ये आपको भी अपना मेन टारगेट बनाना पड़ेगा। एंड पेपर 2 में अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे 100 क्वेश्चंस हैं, 10 इसमें हमारा जो है पैसेज वो ले लेता है। 91 से लेके 100 तक आपके 2 पैसेजेस होते हैं, वो ये अटेम्प्ट ले लेते हैं। 10 मैं एलिमिनेट कर रही हूँ, 90 क्वेश्चंस बन गए। पेपर 2 में हमेशा अनसर्टेन क्वेश्चंस बनेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे 20 क्वेश्चंस हमारे अनसर्टेन बन रहे हैं, तो भी 70 क्वेश्चंस हमारे पास हैं। इस 70 में से भी मान लो कि 10 क्वेश्चंस आपने और गलत कर दिए, हम बच गए 60 क्वेश्चंस के साथ। इंग्लिश में अगर आप 60 प्लस क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं और पेपर 1 में 38 प्लस क्वेश्चंस, 35 प्लस क्वेश्चंस टारगेट करते हैं, तब आप 100 क्वेश्चंस
तक पहुंच पाएंगे। अब आपको यहाँ पे डरना नहीं है कि पेपर इतना वास्ट होता जा रहा है, इस तरीके के क्वेश्चंस बन रहे हैं। आप मान के चलो 20 आपके लिए नए क्वेश्चंस होंगे। ये पेपर ऐसा हो गया है कि एक्सेप्ट कर लो। देखो, आई डोंट रेकमेंड लीविंग द एंटायर फील्ड ऑल टुगेदर। आज हम अकेडमिया में इंग्लिश लिटरेचर में पोस्ट ग्रेजुएशन तक पहुँच गए हैं। मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी यहाँ से अपनी पटरी ही पलट लो। इस पेपर को क्वालिफाई करके निकल जाओ। इस लूप होल से बाहर निकलना है तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भी पेपर है। ऑफ कोर्स वी विल कंटिन्यू टू टॉक अबाउट अ डिफाइंड सिलेबस, कि हमें डिफाइंड सिलेबस बॉडी से मिले, पर जब तक नहीं मिल रहा है ये सब टॉपिक्स हमें खुद बनाने पड़ेंगे। प्रैक्टिकली इस सेफ स्कोर तक हमें पहुंचना पड़ेगा। तो आपको, अगर आप अभी से तैयारी करना चाहते हैं तो डे 1 से आपका सेफ स्कोर का दिमाग में क्या एक आइडिया होना चाहिए मैंने आपको बता दिया। ये 20 क्वेश्चंस मैंने आपको छुड़वा दिए, 10 हमारे पैसेज के छोड़ दिए हैं हमने। ऑफ कोर्स इसमें से भी तो सही करोगे ही ना, तो 60+ अगर आप यहाँ टारगेट रख रहे हो, विच इज़ एक्सक्लूडिंग योर दोज 10 क्वेश्चंस ऑफ पैसेजेस ऑफ एक्सर्प्ट्स एंड कॉम्प्रीहेंशन, तो भी इतना भी अगर आप टारगेट करते हैं 200+ का, तो भी आप अपने सेफ स्कोर पर पहुँच पाएंगे, क्योंकि आपकी कट ऑफ्स इन पिछले कुछ साइकिल्स में इस तरीके की देखने को मिल रही हैं। सो दिस इज़ इट, और ये चीज़ मुझे आपको बतानी थी। आई होप एज अ स्टूडेंट आपको काफ़ी यहाँ से हेल्प मिलेगी। इसी के साथ साथ ये हमारा प्रीमियम है, जहाँ पेपर 1 और इंग्लिश की जो एक अप्रोच है वो वाया क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगी। हर साइकिल में आपका ये जो प्रीमियम है अपडेट होता रहता है, नई नई चीज़ें ऐड ऑन होती रहती हैं। जो यूनिट से ज़्यादा डोमिनेटिंग होती जा रही हैं वो एरियाज़ ऐड ऑन होते रहे हैं। बट मेरा कहने का ये मतलब है, अगर आप यूजीसी नेट सेट को टारगेट कर रहे हैं तो ये 3 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं। प्रॉपर टाइम अलॉट करना, स्मार्ट स्टडी करना, इम्पॉर्टेंट कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, और सिर्फ थियरी नहीं पढ़नी है, प्रैक्टिस भी करनी है। अब यहाँ इस प्रीमियम में आपको मिलता क्या है ये मैं बता देती हूँ। सारे के सारे अपन कर रहे हैं लाइव सेशंस। हर सैटरडे आप मिलते हैं मुझसे डाउट क्लियरिंग सेशन के लिए। हर एज, हर पीरियड के बाद होता है आपका टेस्ट प्रैक्टिस के लिए, जहाँ पे आप खुद को सेल्फ असेस कर पाएँ। इसी के साथ क्लासेस के अलावा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 10 साल का फोल्डर आपको मिलता है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के साथ, और 10 मॉक टेस्ट आपको यहाँ मिलेंगे। CBT स्टाइल, एग्जाम स्टाइल मॉक टेस्ट आपको यहाँ अरेंज होते हुए दिखते हैं। और उसी के साथ मैं अपना सिलेबस, अगर लेट्स से कि जून टारगेट है, तो मैं अपना मेक श्योर करूँगी कि मैं पूरा मई जो है मैं आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस कराऊं। तो टेक्निकली अप्रैल तक हम हमारा सेशन जो है, प्रीमियम जो है, सिलेबस जो है वो कवर कर लेते हैं, ताकि 1-1.5 महीना हम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करें। ये मेरी अप्रोच रहती है। एट द एंड ऑफ द डे वी आर हियर फॉर नॉट अ सब्जेक्टिव पेपर बट एन ऑब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, सो अगर आप अलाइन करते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने अपना प्रीमियम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। ब्रिटिश लिटरेचर से मैं स्टार्ट करती हूँ, प्लानर के साथ सारी चीज़ें कवर कराती हूँ, टू डू लिस्ट यहाँ बच्चों को बनाना सिखाती हूँ, नोट्स के साथ साथ आपको यहाँ पर एक हैंडबुक भी मिलती है जो आपको नोट मेकिंग में बड़ी हेल्प करेगी। ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं प्रीमियम में आना तो बिल्कुल आइए, नहीं आना है तो फ्री क्लासेस आप यहाँ अटेंड कर सकते हैं, जो मैं हर शाम 5 बजे JRF अड्डा प्लेटफॉर्म पर आपके साथ लेती हूँ। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप लिंक है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज़ इट फ्रॉम माई साइड। ये इंग्लिश विंग्लिश चैनल है, इसको भी आप सब्सक्राइब यहाँ पे कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ JRF अड्डा एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लो। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप यहाँ पे सपोर्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। एंड बस इतना ही, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आई होप एक ब्रीफ ओवरव्यू मैंने आपको यहाँ इस साइकिल का दे दिया हो। इफ़ येस तो सेशन को लाइक ज़रूर करना है, और अपने जो भी क्वेरीज हैं, डाउट्स हैं, आपके जो भी फीडबैक हैं वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर मुझे बताइए। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्स एंड विल सी यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। बट टिल देन अपना ख्याल रखिए। सोचिए कि पढ़ना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, थिंक एंड री थिंक। अगर मेन टारगेट है ये पेपर तो सोचो और काम पर लग जाओ। ठीक है, इसी नोट पर मैं सेशन को एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।